नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है आर्य टीवी नेशनल में और मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा। रुक करेंगे उत्तर प्रदेश की खबरों की ओर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर लखनऊ में आयोजित पुष्पांजलि कार्यक्रम में उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस भारत की आजादी का एक ऐसा नाम है जिनका विराट व्यक्तिगत हर भारतीय के सामने स्वयं प्रकट होता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जब भी हम नेताजी का नाम लेते हैं, हर भारतीय के मन में उनके प्रति श्रद्धा और सम्मान उत्पन्न होता है। उन्होंने आगे कहा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्रता संग्राम में नई दिशा और जोश का संचार किया और उनका व्यक्तिगत हर भारतीय को प्रेरित करता है। पुष्पांजलि कार्यक्रम में सरकारी अधिकारियों, सामाजिक संगठन और नागरिकों ने भी नेताजी के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त की है। भारत माता की। भारत माता के महान सपूत भारत के स्वाधीनता आंदोलन के महानायक नेताजी सुभाष चंद्र बोस के पावन जयंती कार्यक्रम में आज इस समारोह में यहां पर उपस्थित उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे वरिष्ठ सहयोगी उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी, लखनऊ की महापौर श्रीमती सुषमा खडकवाल जी, इस कार्यक्रम के संयोजक विधान परिषद सदस्य अवनीश कुमार सिंह जी, विधान परिषद सदस्य पूर्व मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, विधान परिषद सदस्य अंगद सिंह जी, पवन सिंह चौहान जी, विधायक डॉक्टर नीरज वोरा जी, माननीय विधायक श्री अम्बरीश कुमार जी, भारतीय जनता पार्टी महानगर के अध्यक्ष श्री आनंद द्विवेदी जी, कमांडर गौरव शुक्ला जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित विभिन्न सामाजिक सांस्कृतिक संगठनों के सभी पदाधिकारीगण, उपस्थित बहनों और भाइयों, आज भारत माता के महान सपूत, भारत की स्वाधीनता आंदोलन के महानायक नेताजी सुभाष चंद्र बोस की पावन जयंती है। मैं इस अवसर पर उत्तर प्रदेश की सरकार और उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन की ओर से नेताजी के श्री चरणों में नमन करते हुए देश के प्रति उनकी सेवाओं के लिए, उनके योगदान के लिए अपनी कृतज्ञता भी ज्ञापित करता हूं। बहनों और भाइयों, नेताजी सुभाष चंद्र बोस भारत की आजादी का एक ऐसा नाम है जिस नाम के माध्यम से उनके विराट व्यक्तित्व और कृतित्व हर एक भारतीय के सामने अपने आप आता हुआ दिखाई देता है। हर भारतीय इस बात के प्रति जब भी हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस का नाम लेते हैं, हर भारतीय के मन में श्रद्धा और सम्मान के साथ ही ओस, तेज और किसी भी विपरीत से विपरीत परिस्थिति में भी देशद्रोही और देश विरोधी तत्वों के सामने न झुकने का एक दृढ़ संकल्प हम सबको दिखाई देता है।
नेताजी सुभाष चंद्र बोस 1897 में कटक में जन्म होता है। एक प्रतिष्ठित अधिवक्ता परिवार में जन्म लेने और बचपन में ही उन्हें ब्रिटेन में उच्च अध्ययन के लिए भेज दिया जाता है। आईसीएस की परीक्षा में सर्वोच्च स्थान प्राप्त होने के बाद भी उन्होंने अंग्रेजों की चाकरी करने से इनकार किया था और भारत के स्वाधीनता आंदोलन में कूद पड़े थे। भारत का स्वाधीनता आंदोलन यह वह कालखंड है जब गांधी जी के नेतृत्व में पूरा देश इस आंदोलन को एक नई दिशा देने की ओर अग्रसर था। उन स्थितियों में भारत के क्रांतिकारियों के सिरमौर के रूप में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने इस आजादी की लड़ाई को एक नई दिशा दी थी। उनका विराट व्यक्तित्व हर भारतीय को प्रभावित करता था। भारत के अंदर हो या भारत के बाहर, उन्होंने भारत की आजादी के लिए जो योगदान किया, उनका एक एक शब्द अपने आप में आजादी के आंदोलन का मंत्र बन गया। याद करिए ना, जिन्होंने उस समय कहा था, भारतवासियों का आह्वान किया था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। यह भारत की आजादी का एक मंत्र बन गया। उनका उद्घोष दिल्ली चलो का। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य आजमगढ़ जिले के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने जिले के हरिऔध कला केंद्र में स्वामी सहजानंद सरस्वती सेवा न्यास और महाराजा विश्वविद्यालय के तत्वाधान में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी में हिस्सा लिया। इसके बाद उन्होंने शाहगढ़ में स्वयं सहायता समूह के कार्यक्रम और जन चौपाल को भी संबोधित किया और मौर्य ने कलेक्ट्रेट सभागार में अधिकारियों के साथ बैठक कर विकास कार्यों की समीक्षा की और जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ समय पर पात्र व्यक्तियों को देने और निर्माणाधीन परियोजनाओं को निर्धारित समय में पूरा करने के निर्देश दिए। कलेक्ट्रेट में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान उप मुख्यमंत्री ने सपा और कांग्रेस पर तीखे हमले किए। उन्होंने कहा कि बीजेपी का जनाधार लगातार बढ़ रहा है और सरकार बिना भेदभाव के सबका साथ सबका विकास कर रही है। मौर्य ने कहा कि समाजवादी पार्टी के परिवारवाद, गुंडागर्दी और तुष्टीकरण की राजनीति में सफल नहीं होगी, जबकि कांग्रेस का कहीं अता पता नहीं है। पहला कार्यक्रम अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार था। ब्रह्म ऋषि सहजानंद स्वामी जी महाराज के नाम से जो ट्रस्ट बनाया गया है, श्री सहजानंद जी हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष जी के द्वारा, बढ़िया कार्यक्रम था, सफल कार्यक्रम था। उसकी डिटेल आपको ब्रीफिंग मिलेगी। उसके पश्चात ग्राम चौपाल का आयोजन किया गया। ग्राम चौपाल का आयोजन चूँकि मनरेगा की जगह अब विकसित भारत जी राम जी अधिनियम आ गया है, इसके माध्यम से गांव का सर्वांगीण विकास होगा। पीएम गति शक्ति से गांव के विकास का जो रोड मैप है वो जुड़ा रहेगा। श्रमिकों का रोजगार नहीं छिनने वाला है। मनरेगा के माध्यम से जो भी मैन पावर, चाहे आउटसोर्सिंग चाहे संविदा लगी हुई है, उनके किसी भी दायित्व में कोई कमी नहीं की गई, न की जाएगी। जो 90,000 करोड़ का बजट होता था, वो 1,51,000 का बजट होने वाला है। अर्थात जब विकसित भारत बनेगा उस समय विकसित ग्राम सभा भी बनेगी। इसी लक्ष्य को लेकर के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने मनरेगा रूपी दानों ने जो भ्रष्टाचार करके 11 लाख करोड़ खा गया था, अब वह 11 लाख करोड़ अगर खर्चा होगा तो गांव स्मार्ट सिटी की तरह स्मार्ट ग्राम सभा भी बन जाएगी। कानून व्यवस्था चुस्त और दुरुस्त, यह भारतीय जनता पार्टी सरकार की आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में हमारी उपलब्धि है। और डबल इंजन सरकार, चूँकि हमारी डबल इंजन सरकार है, केंद्र में भी है, प्रदेश में भी है, और 2047 विकसित भारत का लक्ष्य है। प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि 2027 के विधानसभा चुनाव में हम लोग 2017 से भी बड़ी विजय प्राप्त करेंगे
और समाजवादी पार्टी के आगरा में आयोजित विराट हिंदू सम्मेलन में प्रसिद्ध कथावाचक ठाकुर देवकीनंदन पहुंचे और उपस्थित लोगों को संबोधित किया। उन्होंने सभी हिंदुओं से एकजुट रहने की अपील की और कहा कि कुछ लोग हमें बांटने और लड़ाने का प्रयास कर रहे हैं। ठाकुर देवकीनंदन ने शंकराचार्य मामले पर भी अपनी राय साझा की। उन्होंने कहा कि मेरे लिए दोनों ही पक्ष अपने हैं। मैं एक आदना सा शिष्य हूं और इसलिए इस मामले में कुछ भी बोलने में असक्षम हूं। मेरी राय में दोनों पक्षों को संयम बरतना चाहिए था। उन्होंने पुलिस प्रशासन को भी नसीहत दी और कहा कि भगवाधारी और तिलक लगाए संत के साथ मारपीट उचित नहीं है। उनका कहना था कि इस मामले को तूल ना देकर आपसी तालमेल से सुलझाना चाहिए। ठाकुर देवकीनंदन ने स्पष्ट किया कि वे किसी राजनीतिक या अन्य पहलू पर जवाब नहीं देंगे और इस विवाद को धर्म संकट के रूप में देखते हैं। उन्होंने सभी से आग्रह किया कि आपसी मतभेद भूलकर सनातन धर्म को जोड़ने का काम करें, तोड़ने का नहीं। सभी हिंदू एक साथ एक भाव से आगे बढ़े। लोग हमें बांटने का प्रयास कर रहे हैं, लोग हमें लड़ाने का प्रयास कर रहे हैं। उस प्रयास को निष्फल करें, उसे कामयाब न होने दें और ऊंच नीच छोड़कर सभी सनातनी एक साथ अपने आने वाली नेक्स्ट जनरेशन के लिए काम करें, अपने धर्म के लिए काम करें और अपने देश के लिए काम करें। माथे पे तिलक, गले में कंठी, हाथ में कलावा, हमारे घर में संस्कार, रामायण के संस्कार, गीता के संस्कार, भागवत के संस्कार, ये सब संस्कार होने चाहिए जिससे हमारे बच्चे उस परंपरा को निभा सकें जो परंपरा सदियों से हमारे ऋषि मुनियों ने हमको प्रदान की। अभी मुक्तेश्वरानंद मामले में संत समाज दो खांचों में बट गया है। आप क्या व्यक्तिगत तौर पर आज पर आपकी क्या राय है? उनके साथ सही हुआ या उनके साथ अभद्रता हुई है? देखिए, मैं आपसे एक निवेदन कर दूं, ये मेरे लिए धर्म संकट वाला भी कह रहे थे ये नहीं बोल रहा है, ये नहीं बोल रहा है, हर जगह बोलता है। मैं आपको बता दूं, बहुत सारी जगह ऐसी होती हैं जहां धर्म संकट होता है और धर्म संकट में उस समय क्योंकि दोनों अपने हैं, एक तरफ तो शंकराचार्य भगवान, तो मेरे जैसा तुच्छ प्राणी क्या बोलेगा उनके लिए, मेरे जैसा तुच्छ प्राणी क्या बोलेगा। दूसरी तरफ रायबरेली में मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण को लेकर जिले में प्रशासनिक तैयारियों की समीक्षा की गई है। निर्वाचन आयोग के ज्वाइंट सेक्रेटरी और संजय कुमार अग्रवाल ने सदर तहसील में अधिकारियों के साथ बैठक की है। बैठक में जिलाधिकारी सहित सभी संबंधित अधिकारी भी मौजूद रहे। आए हैं और क्या दिशा निर्देश दिए गए सर SIR को लेकर के? देखिए, इलेक्शन कमीशन ये चाहता है कि जो अभी वोटर लिस्ट का काम हो रहा है वो अच्छे तरीके से हो, पारदर्शी तरीके से हो और सभी जो भी योग्य वोटर हैं जिनका नाम वोटर लिस्ट में होना चाहिए उन सब का नाम वोटर लिस्ट में शामिल हो और कोई भी गलत नाम वोटर लिस्ट में नहीं रहे। इसके लिए इलेक्शन कमीशन ने ऑब्जर्वर के रूप में मुझे अपॉइंट किया और आज उसी काम को देखने के लिए मैं आज यहाँ पर आया हूँ। और आज हम सभी जो इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर होते हैं उनके साथ मीटिंग भी करेंगे और जो राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि हैं उनके साथ भी बैठक करेंगे ताकि सभी का फीडबैक भी मिल सके और कार्यों की समीक्षा भी हो सके। सब तहसील सदर के देखा आपने, यहाँ कैसा रहा? हाँ, देखिए, अभी हम लोगों ने रायबरेली तहसील का भी निरीक्षण किया, यहाँ के पदाधिकारी के साथ बैठक भी की है, यहाँ के कार्यों का निरीक्षण भी किया। सर, यहाँ पानी की जो व्यवस्था है वो सामने लगा हुआ है, उसमें आप देखिए वहाँ कुछ नहीं। बरेली में रहबूर फूड मीट फैक्ट्री पर SIB की बड़ी छापेमारी की खबर सामने आ रही है। बता दें, प्रशासन ने मीट कारोबार के बड़े सिंडिकेट पर अब तक का सबसे बड़ा प्रहार किया है और इसके साथ ही GST की विशेष SIB ने फूड मीट फैक्ट्री पर छापेमारी की, जिससे संभल के रसूखदार मीट निर्यातक इमरान और उनके पार्टनर फिरोज शेख की हिस्सेदारी है। CM योगी का आदेश है कि सरकारी जमीन पर कब्जा करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन गाजियाबाद में बता दें कि गोल चक्कर की जमीनी हकीकत इस दावे को आईना दिखा रही है। CM योगी के राज में गाजियाबाद विकास प्राधिकरण ने गोल चक्कर पर दो बार बुलडोजर चलाकर यह साबित किया था कि ग्रीन बेल्ट की जमीन पर कब्जा किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
नहीं, इसमें सीलिंग की कार्रवाई की गई थी, तो अवैध निर्माणकर्ताओं द्वारा पुनः सील को तोड़ दिया गया है। तो इसमें FIR के लिए भी भेजा गया है और इसमें डिमोलिशन के लिए 24 तारीख नियत की गई है। 24 तारीख को डिमोलिशन की कार्रवाई की जाएगी। तो क्या लगता है संभव है सर कि 2 बार बिल्डोजर चलने के बाद सील तोड़ दी गई, तो इस बार तीसरी बार जब बिल्डोजर चलेगा तो हस्तीकरण होगा, तो उसके बाद संभव ही GDO को अपनी जमीन वापस मिल जाएगी? नहीं, बिल्कुल हम इसमें जो है FIR की कार्रवाई करा रहे हैं और आगे इसमें डिमोलिशन की भी कार्रवाई कराएंगे। वसंत पंचमी के पावन अवसर पर त्रिवेणी संगम पर श्रद्धालुओं का जनसैलाब देखने को मिला है। सुबह से ही बड़ी संख्या में लोग संगम घाट पहुंचे और पवित्र स्नान कर पुण्य लाभ अर्जित किया है। स्थानीय प्रशासन ने भी सुरक्षा व्यवस्थाओं के विशेष इंतजाम किए ताकि श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। वसंत पंचमी के मौके पर संगम घाट पर भक्तिमय वातावरण देखने को मिला, जहां लोग आस्था और श्रद्धा के साथ स्नान करते नजर आए। संगम पर इस अवसर पर श्रद्धालुओं की भीड़ और धार्मिक उत्साह प्रशासन द्वारा नियंत्रित किया गया ताकि पर्व शांतिपूर्ण और सुरक्षित ढंग से संपन्न हो सके। इसी पे रुक करेंगे हमारे संवाददाता घनश्याम शुक्ला का। घनश्याम, क्या कुछ जानकारी है, किस तरह का नजारा देखने को मिल रहा है आज? जी वर्षा, आपको बता दें कि आज जो है माघ मेला का तीसरा स्नान है। यूं तो कहें कि चौथा स्नान है, मगर सबसे बड़ा स्नान की बात करें तो तीसरा स्नान है। मकर संक्रांति, उसके बाद जो है मौनी अमावस्या और तीसरा वसंत पंचमी का आज बड़ा स्नान है। इस अवसर पे जो है आप देख सकती हैं कि भारी संख्या में श्रद्धालु और दर्शनार्थी जो है यहाँ संगम के किनारे जुटे हुए हैं और स्नान कर रहे हैं। सुबह से ही श्रद्धालुओं का आना और शरणार्थियों का आना यहाँ सिलसिला जारी है और अब तक सरकारी आंकड़े की बात करें तो लगभग 1.5 करोड़ लोगों ने अब तक स्नान किया है। जी वर्षा। घनश्याम, अगर बात करें सुरक्षा की, तो सुरक्षा के मद्देनजर क्या क्या इंतजाम किए गए हैं ताकि श्रद्धालु को कोई भी असुविधा ना हो? जी, आपको बता दें कि माघ मेला के दृष्टिगत जो है लगभग जो है 10,000 पुलिस कर्मियों को लगाया गया है। इसके साथ जो है PSC के जवान लगे हुए हैं, RAF के लगे हैं, CRPF के लगे हैं, ATS के जवान लगे और चप्पे चप्पे पे जो है CCTV कैमरे से जो है इसकी निगरानी की जा रही है। घनश्याम, अगर बात करें, क्योंकि सर्दी का मौसम है और मौसम भी काफी ज्यादा करवट लेता हुआ नजर आ रहा है, अगर बात करें श्रद्धालु की सुविधा की ठंड को देखते हुए, उसके लिए क्या कुछ व्यवस्था की गई है, कितने शिविर लगाए गए हैं ताकि अगर कोई श्रद्धालु वहां ठहरता है तो क्या कुछ व्यवस्था है? घनश्याम जी बिल्कुल, आपको बता दें कि पूरे कुंभ नगरी में और माघ मेला क्षेत्र में जो है कई शिविर लगाए गए हैं और प्रशासन की तरफ से पुख्ता व्यवस्था की गई है जिसमें शरणार्थियों को ठहरने की कोई असुविधा ना हो। हालांकि मौसम की बात करें तो मौसम ने बिल्कुल करवट ले रखा है और इस समय जो है मौसम बिल्कुल साफ है और सूर्य भगवान जो है अपनी रोशनी बिखेर रहे हैं। घनश्याम, अगर बात की जाए श्रद्धालु की, तो श्रद्धालु का किस तरह का जनसैलाब देखने को मिल रहा है, किस तरह श्रद्धालु में उत्साह है, खुशी का माहौल है? जी बिल्कुल, आपको हम बताना चाहेंगे कि हमने कई श्रद्धालुओं से बात भी की इस संबंध में और श्रद्धालु जो है बिल्कुल भक्तिमय भाव में आ रहे हैं और यहाँ स्नान कर रहे हैं। उसके बाद जो है दान पुण्य का कार्य कर रहे हैं और कई क्षेत्रों में जो है भंडारे का भी आयोजन किया गया है जहाँ जो है श्रद्धालु स्नान करने के बाद प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। जी वर्षा। घनश्याम, अगर बात की जाए व्यवसाय की, अगर संगम घाट पे व्यवसाय की बात की जाए, कुछ छोटी छोटी दुकानें भी वहाँ पे मौजूद होती हैं, तो अगर व्यापार की बात करें तो आज सिर्फ वसंत पंचमी के मौके पर, क्योंकि श्रद्धालु की भीड़ काफी ज्यादा है, तो किस तरह का व्यापार और व्यवसाय वहाँ देखने को मिल रहा है आज के दिन? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि घाट पे और मेला क्षेत्र से बाहर ऊपरी क्षेत्र में जो है छोटे छोटे दुकानदार अपनी दुकानों को लगाए हैं और मेले के अंदर की बात करें तो लाइसेंसी दुकानदारों ने यहाँ दुकान लगा रखा है जिसमें जो है कई तरह की दुकानें लगी हुई हैं जहाँ लोग जलपान की भी व्यवस्था है और पूजा पाठ की सामग्री की व्यवस्था है, सामानों की व्यवस्था है और घाट के किनारे जो है फूल माला और दीप वगैरह की दुकानें लगी हुई है। जी वर्षा। ठीक है घनश्याम, आपके पीछे श्रद्धालु भी मौजूद हैं, मैं चाहूंगी आप उनसे बातचीत करें और वो किस तरह का अनुभव वहां इस वक्त लेते हुए नजर आ रहे हैं, मैं चाहूंगी आप उनसे बातचीत करें। जी वर्षा जी, देखिए हमारे साथ एक बुजुर्ग माता जी है जो स्नान करने के लिए आ रही हैं और आइए हम इनसे जानते हैं वर्षा कि ये माता जी किस उत्साह के साथ। माता जी, आप कहाँ से आई हैं? अच्छा, यही प्रयागराज से ही हैं आप। तो आप सुबह स्नान करने नहीं आई, इतनी लेट से आ रही हैं और किस भावना के साथ यहाँ स्नान करने आ रही हैं? थोड़े से पहले नहीं था। देखिए माता जी जो है श्रद्धा है, विश्वास है
और उमंग है। ये तीनों चीज कहेंगे, क्योंकि ये अस्वस्थ होने के बाद भी यहाँ स्नान करने आ रही है। और हमारे कैमरामैन से चाहेंगे कि देखिए लगातार लाइन में लगे हुए हैं श्रद्धालु, और जो है कहते ये पूरे परिवार सहित आए हैं। माता जी अपने पूरे परिवार के साथ यहाँ स्नान करने आई है। जी बताइए घनश्याम, अगर बात की जाए धार्मिक अनुष्ठानों की, आपके पीछे युवा भी मौजूद हैं, बच्चे भी मौजूद हैं, मैं चाहूंगी आप बच्चों से भी बातचीत करें। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, एक बच्चा हमारे साथ मौजूद है और इससे बात करेंगे। बेटा क्या नाम हुआ आपका? अंश मिश्रा। अंश मिश्रा, ये अपना नाम बता रहे हैं। आप किसके साथ आए हैं स्नान करने? मतलब ये पूरे परिवार सहित आए हैं। वर्षा, आपको बता दें कि आप देख रही होंगी और हमारे दर्शक लगातार देख रहे होंगे कि ये जो है पूरे परिवार के साथ माता जी आई है। अस्वस्थ होने के बाद भी कुल मिला के ये कहेंगे कि आस्था भारी पड़ रहा है। जी वर्षा। घनश्याम, अगर बात करें आज वसंत पंचमी के मौके पे किस किस तरह के धार्मिक अनुष्ठानों का आयोजन किया गया है? जी बिल्कुल, आपको बता दें वर्षा कि इस माघ मेला क्षेत्र में, और जब से इस माघ मेले की शुरुआत पौष पूर्णिमा से हुई है, तो लगातार यहाँ धर्म कर्म के कार्य चल रहे हैं। और लगभग कई बाबाओं के शिविर में जो है भागवत कथा, शिव पुराण या सुंदरकांड का पाठ का आयोजन और धार्मिक अनुष्ठान लगातार चल रहे हैं। घनश्याम, आपके पीछे एक महिला बैठी हुई है, मैं चाहूंगी आप उनसे बातचीत करें और जाने आखिर वो वहाँ किसका इंतजार कर रही है और किस तरह का अनुभव वो ले पा रही है आज। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। किसी के इंतजार में बैठी है? हाँ, नहा रहे हैं। अच्छा, आपके परिवार के लिए। आप कहाँ से आई हैं? ITI महुवरिया। जी, ये महुवरिया गांव से है वर्षा, और आपको बता दें कि इनके परिवार के लोग इस समय स्नान कर रहे हैं और माता जी जो है स्नान करके अपने परिवार के इंतजार में बैठी हुई है। जी वर्षा। ठीक है घनश्याम, ठीक है घनश्याम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और इसके साथ ही बता दें कि त्रिवेणी संगम पर श्रद्धालुओं का जनसैलाब देखने को मिल रहा है। वसंत पंचमी पर भक्तों की भारी भीड़ है, पवित्र स्नान कर पुण्य लाभ अर्जित किया जा रहा है। और इसके साथ ही बता दें कि सुरक्षा के मद्देनजर व्यापक इंतजाम किए गए हैं ताकि श्रद्धालुओं को कोई भी असुविधा ना हो। अंबेडकर नगर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब सुल्तानपुर से भटक कर आया एक तेंदुआ रिहायशी इलाके में घुस गया। ग्रामीणों और वन विभाग की टीम की कड़ी मशक्कत के बाद आखिरकार तेंदुए को पकड़ लिया गया, लेकिन इससे पहले तेंदुआ 3 लोगों को घायल कर चुका था। ग्रामीणों ने लाठी डंडों से तेंदुए को पीट कर अधमरा कर दिया। उसके बाद बता दें कि वन विभाग ने उसे पिंजरे में कैद कर लिया है। बच्चों क्या था जी, कैसे क्या हुआ था? अरहर के खेत में था बच्चा, वहाँ गए, मैंने फोर्स भी थी, आदमी थे, कम से कम 2000 आदमी थे। तो वहाँ पर पुलिस खड़ी थी, बोल कुछ नहीं रही थी। उसके बाद सब लोग इकट्ठा हुए, गांव वाले बहुत लोग थे वहाँ। मैंने पुलिस वाले केवल जनता के सहयोग ले रहे थे। एक पुलिस वाले को हमला कर दिया पहले, दरोगा साहब को। दरोगा साहब भाग लिए, बच्चे वहाँ पुलिस वाले यही बोल रहे थे कि केवल जनता आगे जाए तब हम पीछे लोग आएंगे। उसके बाद जनता गई, सरसे खेत में लोग जा रहे थे, वो दौड़ के एक बच्चे को पकड़ लिया हमारे। तो वहाँ लोगों ने डंडे से मार रहे थे, उसको मारते जब घायल कर दिया तो फिर भाग रहा था, फिर मार दिए उसको। फोर्स वाले ने वहाँ जो 2-4 पुलिस थी, वहाँ एक जंगला रखा था, जो वो एकदम जब मरने लायक हो गया उसको लाद लिए पकड़ के। तब जो हम लोग और मैंने बीवी लड़की है हमारी, और हम आने दे नहीं रहे थे उसको कि बच्चे को काट लिया था। मैंने डीएम को बुलाइए, मैंने सुई दवा को मिलना चाहिए पैसा हमको, हम गरीब आदमी हैं। तो पुलिस वाले ने जो है मैंने डंडा कर दिया 4, एक लड़की को मार दिया, हमको भी मारा, एक भांजे को मार दिया, और एक मैंने छोट भाई की औरत थी उसको भी मारा पुलिस वाले ने। तब गांव वाले मैंने आधा चला दिया, जो आने नहीं दे रहे थे उसको। हमने बोला कि डीएम को बुलाओ, जो मैंने सुई दवा को कम से कम कुछ मिलना चाहिए हमको, जो घायल हो गया है। तो पुलिस वाले बोल रहे थे कि 302 तुम्हारे ऊपर मुकदमा होगा, क्यों इसको मारा। हाँ, पुलिस वाले मालीपुर की पुलिस बोल रही थी तेंदुआ के क्यों मारा, तो तुम्हारे ऊपर 302 का मुकदमा होगा। और हमारे भांजे को
जब पुलिस वाले ने हमारे लड़की को और हमको मार रहे थे और आने नहीं दे रहे थे, जिस पे लादे थे रोक रहे थे, पुलिस वाले ने डंडा से पिटाई किया हमारी लड़की को और भाइयों को, हमको भी। और गांव वाले ने बेटा घायल है, कैसे घायल हुआ? उसी ने काट लिया था। बच्चे को पुलिस वाले ने दो चार लोग से दौड़ के पकड़ लिया, मेरे खड़े थे। फिलहाल के लिए उत्तर प्रदेश की खबरों में इतना ही, और ऐसी उत्तर प्रदेश की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए आरएन टीवी नेशनल।